का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे पी के 2 गुणा 10⁻21 अणुओं और क्यू के 3 गुणा 10⁻21 अणुओं के मिक्सचर का भार हमें दिया गया है। और यदि पी का अणुभार 45 है तो क्यू का अणुभार क्या होगा। तो हमें क्यू का अणुभार निकालना और पी प्लस क्यू का भार दिया गया है। तो हमें जो जो चीज़ें दी गई वो हम लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, क्यू के भार निकाल कर फिर हम उसका अणुभार निकाल सकते हैं। ठीक है ना। किस तरह से, देखो भाई, हमने पहले पी का निकाल लिया और फिर हम क्या कर सकते हैं, W/W है ना, उससे हम कर सकते हैं। जैसे हमें अणुभार दिया गया है, उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया गया पी का, और हमें क्या दिया गया है, हाँ, तो फिर हम उससे क्या निकाल लेंगे, सारी चीज़ें जो है हम निकाल लेंगे। और हाँ, अणुओं की संख्या भी दी गई है। ठीक है ना, अणुओं की संख्या, तो हम इससे भार निकाल लेंगे और फिर उसके बाद इसको जोड़ के उधर रख देंगे, माइनस कर देंगे तो हमारे क्यू का आ जाएगा। अब जब हमारे पास क्यू का भार आ गया तो इसी तरह से हम भी, उसके अणुओं की संख्या है, मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है। ठीक है ना, तो हम इससे भी जो है आराम से जो है मॉलिक्यूलर वेट को हम निकाल लेंगे। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है कि तंबाकू मोज़ेक मॉडल TMV का आकार बेलनाकार होता है जिसकी लंबाई 3000 एंगस्ट्रॉम और व्यास 170 एंगस्ट्रॉम होता है। यदि वायरस का विशिष्ट आयतन 12.5 मिलीलीटर प्रति ग्राम है तो TMV का आणविक द्रव्यमान होगा। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें पता लगानी। पहले तो हमें जो जो चीज़ें दी गई वो लिख लो। लंबाई दी गई 3000 एंगस्ट्रॉम, व्यास यानी कि त्रिज्या निकालेंगे आधे करके 85 एंगस्ट्रॉम, विशिष्ट आयतन दिया गया। विशिष्ट आयतन क्या होता है, वो होता है विशिष्ट आयतन होता है आयतन, मतलब कि इकाई द्रव्यमान का आयतन। तो V बटे में हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। वो कितना गया, 12.5 सेंटीमीटर क्यूब और प्रति ग्राम। अब ये चीज़ें देखो क्या दिया, विशिष्ट आयतन दिया गया है किसमें, हमें सेंटीमीटर क्यूब में, और हमारा जो एमस्ट्रॉन्ग में है तो हम भी इसे कितने किस में कर लेंगे, सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो उसके लिए हम एमस्ट्रॉन्ग क्या, 10⁻−10 होता है, तो हम 2 कम कर देंगे, 10⁻−8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 बढ़ा दिए, मतलब कि वो माइनस में ना, तो बढ़ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हमें पता होना चाहिए तो हम इससे क्या निकालेंगे, V निकाल लेंगे। जब V हमें पता लग जाएगा तो आणविक द्रव्यमान के लिए हम क्या करेंगे, वायरस का विशिष्ट आयतन हमें पता है। तो हाँ, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान भी तो यही हो जाएगा, द्रव्यमान ही तो निकालना है। अच्छा, आणविक द्रव्यमान निकालना है। ठीक है ना, तो पहले हम द्रव्यमान इसका पता लगा लेंगे। देखो, आयतन हमने निकाल लिया πr²L से, जो हमारा बेलन का आयतन, जो कि वायरस का आयतन है ना, क्योंकि बेलनाकार है। अब πr/L जो जब स्क्वायर हमने यहाँ पर वैल्यू रखी तो हमारा V आ गया। अब जब V आ गया तो हम द्रव्यमान निकाल लेंगे, क्योंकि विशिष्ट आयतन में दिया, विशिष्ट आयतन V बटे में द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बटे में क्या हो जाएगा, V बटे में विशिष्ट आयतन। तो हम यहाँ पर निकाल के, अब ये जो हमारे पास 0.54 गुणा 10⁻17 ग्राम आया, ये 1 मोल के लिए आया है, लेकिन हमें पूछ किसके रहा है, एक आणविक द्रव्यमान के लिए रहा है। ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वायरस का आणविक द्रव्यमान के लिए हम इसको गुणा कर देंगे, है ना, 1 मोल से। ठीक है ना, तो ये हमारा एक वायरस का आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। अब देखो भाई, क्वेश्चन है अच्छा, कॉन्सेप्ट अब आया हमारा सातवां कि किसी परमाणु अणु का वास्तविक भार क्या होता है, एक्चुअल मास ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो भाई, किसी के वास्तविक मान के लिए, देखो जो हम अभी तक भार निकाल लेते हैं ना, वो सब क्या था, 1 मोल के लिए था। लेकिन जब वास्तविक हम करते हैं ना, तो वो हो जाता है मोल बटे में आ जाता है, यानी कि उसका जो रियल जो परमाणु भार है वो क्या होता है, परमाणु भार जो हमारा मोल का था बटे में उस जो अवगाद्रो संख्या है वो, मतलब 1 बटे में Na से गुणा हो जाता है, या हम कह सकते हैं भार बटे में Na हो जाता है। तो उसी को हम जो है 1 बटे का Na को हम क्या बोलते हैं, 1 AMU बोलते हैं ना, जो कि होता है हमारा 1.67 गुणा 10⁻24 ग्राम होता है। तो ये चीज़ हो जाती है, यानी कि 1 मोल परमाणु का भार किसके बराबर होता है, अवगाद्रो परमाणु के भार के, जो कि होता है 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणु का, इसी को एटॉमिक वेट बोलते हैं। और अगर एक अकेले परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार बटे में क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे हमने लेते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का 1 मोल परमाणु भार 16 ग्राम होता है, लेकिन जब हम एक ऑक्सीजन परमाणु भार निकालेंगे तो हो जाएगा 16 बटे में Na, यानी 1 मोल हो जाएगा 6.023 गुणा 10⁻, और इसी को हम क्या बोलते हैं, AMU बोलते हैं। यानी असल में जो हमारा एक्चुअल मास ऑफ एटम और मॉलिक्यूल होता है ना, AMA भी बोलते हैं इसे, AMM बोलते हैं इसे, तो वो कितना होता है हमारा वो होता है हमारा AMU। ठीक है ना, 1 बटे में Na बोलते हैं 1 AMU को।
जैसे एग्जांपल है SO2 है, तो SO2 का रियल जो हमारा भार होता है वो होता है 64, और जब 64 ग्राम 1 मोल का होता है, तो जब हम एक SO2 के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा 64/Na हो जाएगा, यानी 64 AM। इसी तरह से कॉन्सेप्ट है यौगिक अणु आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालना। तो इसकी संख्या किस तरह हम निकालते देखो, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है ना, हम n अभी निकाल चुके हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे दे तो उसका गुणा हम n से करेंगे, है ना, जो हमारी पूरी संख्या आई है किसी परमाणु की, तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसकी गुणा कर देंगे। लेकिन अगर मान लो एक कोई यौगिक हमें दे दिया सिंपल, या अणु दे दिया, तो उसके लिए कैसे करते हैं देखो, जैसे कि हम जब परमाणु को देखते हैं तो वो होता है ZXA, जिसमें Z जो होता है परमाणु क्रमांक होता है, A उसका क्या होता है मास होता है, ठीक है ना, द्रव्यमान संख्या होती है द्रव्यमान उसका, ठीक है ना। तो उसमें जो होता है देखो, जो उदासीन होते हैं उसमें तो वही जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन की संख्या वही इलेक्ट्रॉन की संख्या आती है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A-Z करते हैं, परमाणु द्रव्यमान को जब माइनस करेंगे किससे, परमाणु क्रमांक से, तो हमारी क्या आती है, न्यूट्रॉन की संख्या आती है। लेकिन अगर ये आवेशित हुए तो उदासीन था, आवेशित में हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या वैसे ही निकालेंगे, लेकिन अगर प्रोटॉन की संख्या वो भी परमाणु क्रमांक होगी, उसमें कोई बदलाव, लेकिन जो आवेश होता है बदलाव किस में होता है, इलेक्ट्रॉन में होता है। तो इलेक्ट्रॉन की हमें संख्या देखनी है, अगर प्लस आ रहा है तो यानी कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन गायब है, अगर माइनस है यानी एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया गया है, ठीक है ना। तो ये हमें देखना है कि या हम एक और फॉर्मूला इसे लगा सकते हैं, Z माइनस जो परमाणु क्रमांक है, जो भी अब आवेशित चिन्ह है प्लस माइनस में दिया गया, तो वो हमें रखना है, जैसे परमाणु पर अवस्थित आवेश चिन्ह के साथ यहाँ पर रखना है, उसके माइनस करना है तो आ जाएगा, ठीक है ना। अगर माइनस दिया गया है जैसे माइनस, तो हमें पता है कि वो मतलब इलेक्ट्रॉन उसको दिया गया है, ठीक है ना, तो परमाणु क्रमांक में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो वो जुड़ जाएगा उसके साथ। अगर प्लस में दिया गया तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है अगर परमाणु के ऊपर प्लस में कोई आवेश है यानी कि इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाले गए तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम आएगी, लेकिन प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की बनी रहेगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। जैसे एग्जांपल है NH3+, तो NH3+ में जब हम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, सबसे पहले तो देखेंगे हम यहाँ पर 7 तो हमारे न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, लेकिन परमाणु क्रमांक बराबर है। लेकिन हाइड्रोजन में यहाँ हाइड्रोजन भी कितने हमारे 3 है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कितने हो गए 7 8 9 10 हैं। लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें से कम है, तो माइनस कर देंगे हम एक का, तो हमारे क्या हो जाएगा 9 हमारे क्या आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन निकल के। प्रोटॉन प्रोटॉन वही रहेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, 7 प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और 3 प्रोटॉन किस में हो रहा है हाइड्रोजन में, तो 10 प्रोटॉन हो गए। न्यूट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन होते हैं हमारे जो हमें कुल दिए गए परमाणु भार, है ना, जो हमारा A है उसको माइनस कर देंगे Z से, तो हमारा आ जाएगा यानी कि 7 आएंगे, ठीक है ना, 14 माइनस 7 7 हो गए। और इसके जब माइनस माइनस करेंगे, एक हाइड्रोजन का जो है परमाणु जो भार है 1 है और उसका क्रमांक 1 है, तो 1 में से 1 गया, 3 है तो 3 में से 3 गया तो 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ न्यूट्रॉन कितने होंगे 7। अब कुल कण पूछ ले तो इन सब को जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन 9 निकले, प्रोटॉन 10 निकले और न्यूट्रॉन 7 निकले, तो ये हो जाएगा 26 हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पर और भी क्वेश्चन से एग्जाम्पल से CO3 2- दिया गया, तो यहाँ पर हम पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, देखो 2 प्लस कर लें क्योंकि -2 दिया है, यानी इलेक्ट्रॉन 2 प्लस हो रहा है, और कार्बन कितने होंगे वही 6 ही होंगे, और ऑक्सीजन जो है हमारे कितने हो जाएंगे, जो ऑक्सीजन है 8 होते हैं, 8 3 कितने हो गया 24 हो गया, तो 24 6 और 2 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन वही रहेंगे, उसमें कोई चेंज 6 और 24 30 हो गए प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन हमारे वही क्या हो जाएंगे माइनस करके हम निकालेंगे कि कार्बन का परमाणु भार होता है हमारा 6 और 12 भार, और उसका क्रमांक 6, तो 6 आ गया हमारे न्यूट्रॉन कार्बन के। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन का भार टोटल भार अगर हम देखें तो वो कितना हो जाएगा, डबल होता है, ठीक है ना, तो 8 8 16 16 3 कितना हो गया 64 कुछ हो गया, और उसका जो माइनस करेंगे, है ना, तो वही आधा आ जाएगा, 3 का जो होता है 24 मतलब 24 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आधा है ना। अब यहाँ पर कितना हो गया 30 हमारे न्यूट्रॉन, तो कुल कण क्या हो जाए 32 इलेक्ट्रॉन 30 प्रोटॉन और 30 हमारे न्यूट्रॉन हो गया, यानी 92 आ गया। अब क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन के वजन में कितने मोल होते हैं, तो 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में देखो 1 मोल
जो हमारा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, 9.1 गुणा 10⁻31 kg, यानी इतने केजी में एक इलेक्ट्रॉन है। एक केजी में कितना होगा, 1/9.1 गुणा 10⁻31 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही चीज पूछी, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन के वजन में कितने मोल होंगे, मोल पूछा है। तो मोल मोल का फॉर्मूला आप लगा देंगे, वो होता है हमारा क्या, अणु संख्या, जो हमें n दिया गया बटे में na होता है। तो हमें अणु संख्या निकल गई है, इतने इलेक्ट्रॉन संख्या बटे में na कर देंगे तो हमारा मोल आ जाएगा इससे। अब SO3 के 20 अणुओं का भार ऑक्सीजन के डैश अणुओं के बराबर है, यानी दिया गया है कि SO3 का अणु का भार जो है बराबर है 20 अणु का भार किसके, ऑक्सीजन के डैश अणु भार के, ठीक है ना। तो भार हमें जो दोनों के दिए गए हैं वो आपस में बराबर है, तो हम इन दोनों को बराबर करके लिख देंगे कि भाई 20 जो हमारे क्या है, सॉरी, तो हमें क्या पूछ रहा है, अणु अणु निकालने ना। तो हमें अणु दिए गए किसके, SO3 के, ठीक है ना। यानी कि हम ऐसे करके कर सकते हैं, भार बटे में अणु भार 80 इज इक्वल टू में हमें n दिया गया 20, SO3 का बटे में na बराबर है ना, किसके, हमारे O2 के डैश अणु के भार के, यानी भार O2 के इज इक्वल टू में 80 गुणा में 20 बटे में na कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें देखो क्या क्या चीज़ें पता लग जाएगी। O2 के लिए, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट। अच्छा, भार दोनों के बराबर है, पहले हम क्या करेंगे, SO3 का भार निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो वो आ जाएगा हमारा W इज इक्वल टू में 80 गुणा में 20 बटे में na। तो ये दिया गया है, ये भार जो अणु का 20 है वो बराबर है डैश अणु के भार के। तो यहाँ पर हमें अणु अणु जो है वो निकल आएंगे जब हम ये भार लगा दे रख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है, और ये na से जो है सामने na कट जाएगा जब हम इसे वैल्यू को रखेंगे। तो n जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 5 गुणा 10, यानी 50 हमारे क्या होंगे, अणुओं के बराबर होगा 20 SO3 के अणु का भार, है ना, 50 अणु के भार के ऑक्सीजन के बराबर होगा। अब एक और क्वेश्चन है, एक डीएनए नमूने का घनत्व दिया गया है और क्रायोस्कोपिक विधि से इसका मोलर द्रव्यमान हमें दिया गया है, एक डीएनए अणु का आयतन कितना होगा। तो हमें आयतन पूछ रहा है, हमें घनत्व दिया गया है, घनत्व से हम क्या निकाल सकते हैं, घनत्व जो होता है m बटे में v होता है, m बटे में v होता है, m हमें दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है, हम v निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब हमें आयतन पता लग गया है, अब हमें पता है आयतन, और हमें क्या पूछ रहा है, एक डीएनए के अणु, एक डीएनए के अणु में, ठीक है ना। तो हमें आयतन पता लग गया है। अब हम देखो एक डीएनए के अणु के लिए जब हम निकालेंगे, ठीक है ना, आयतन, तो वो क्या होगा, देखो ये हमें जो आयतन पता लगा है मोल के लिए पता लगा है, ठीक है ना, यानी एक मोल में इतना आयतन है। तो एक डीएनए के अणु में क्या हो जाएगा, इतने बटे में मोल, यानी Na हो जाएगा। तो यहाँ पर उसका जब डिवाइड होगा आयतन से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 4.4 ग्राम ये हमारा C2O4 2-D में मौजूद इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रही है इतने ग्राम में। पहले हम क्या निकालते हैं, अणुओं की कुल संख्या निकालेंगे, ठीक है ना। तो अणुओं की जब कुल संख्या निकल जाएगी, अब हम देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित कितने हैं, एक उसके लिए। तो एक C2O4 2- में इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित हैं, कार्बन में जो है 6 होते हैं, 2 कार्बन है 12, प्लस ऑक्सीजन में कितना होता है 8 होते हैं, 8 गुणा 4, और प्लस हमारा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और है तो 2 प्लस हो जाएगा, यानी 46 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। कुल आयन की संख्या हमने निकाल ली है, इसको जब गुणा कर देंगे हम 46 इलेक्ट्रॉन से, यानी हमें 46 इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है C2O4 2- के, तो हम इसको गुणा कर देंगे तो हमारी 4.4 ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। अब ये है क्वेश्चन है 6.4 ग्राम O2 2- में मौजूद कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब यहाँ पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पूछे, ये ध्यान में रखना, संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस जो बॉन्ड के होते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहतम कोश के इलेक्ट्रॉन। तो जब हम ऑक्सीजन के देखेंगे तो ये एक ऑक्सीजन के लिए होता है 1s2 2s2 2p4, तो 2s2 और 2p4 बाहतम इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, तो 6 एक ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 6 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब O2 2- के लिए यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस हो गया, तो +2 यानी 14 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है बात। तो अब हम कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल देंगे 6.4 ग्राम के लिए, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, गुणा कर देंगे जो हमारे 14 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हमें आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब 4.2 ग्राम AlF3 में F आयनों की संख्या क्या होगी।
तो सिर्फ एफ आयनों की संख्या पूछ रही है, ठीक है ना। तो एफ आयन है कितने, देखो जब Al F3 जब टूटता है तो टूटता है Al+3 प्लस F3F- में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आयन कितने होंगे, 3F है, यानी 3 आयन है, 3F हो 3 गुणा हो रहा है 1 से, तो 3 आयन है। तो 3 आयन के लिए हमें सिर्फ निकालना है, पहले हम कुल F4.2 ग्राम AlF3 के निकालें, फिर हम सिर्फ 3 का गुणा कर देंगे 3 आयनों के लिए F के, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 13.5 ग्राम Al की मात्रा जब विलयन में Al+3 आयन में परिवर्तित होती है तो कितने इलेक्ट्रॉन खोएगी। देखो हमें Al की मात्रा दे रखी है, अच्छा, यानी कि यहाँ पर हमें ये दे रखा है कि जब Al जो है Al+3 में बनता है तो 3 इलेक्ट्रॉन खोता है, ठीक है ना अपने। तो जब 13.5 ग्राम जब हो बनेगा तो कितने Al+3 यानी कितने इलेक्ट्रॉन खोएगा, तो हमें पता है एक Al3 जब Al+3 में बनता है तो 3 इलेक्ट्रॉन खोता है, तो हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा बाद में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, जब हम पूरे 3.5 ग्राम के लिए निकाल लेंगे, है ना, Al का, फिर उसके बाद हमें पता है Al जो है 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो फिर हम 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब 1 मोल CaOH होल्ड टॉइस में कितने परमाणु निहित हैं, तो इसमें कितने परमाणु हैं, यानी परमाणु की संख्या n, अच्छा कितने, बस हमें परमाणु बताने हैं, संख्या नहीं। तो परमाणु कितने होंगे इसमें, कार्बन एक, कैल्शियम एक है, और ये 4 हो जाएंगे हमारे, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 4 5 6, सॉरी ये तो हो गए 2 2 4 5 5 हमारे परमाणु हैं। और 1 मोल में उपस्थित परमाणु कितने होंगे, 1 मोल परमाणु के, अच्छा 5 Na हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा 1 मोल में, तो 1 मोल में कितने, देखो 5 परमाणु हैं, ठीक है ना। तो 1 मोल में उपस्थित परमाणु कितने होंगे, 1 मोल होते हैं, और 5 परमाणु में, है ना, 5 परमाणु 5 मोल हो जाएंगे, है ना, 5 गुणा Na। अब यहाँ पर देखो 488 ग्राम PaCl2 गुणा 2H2O में कितने मोल जल हैं। अब यहाँ पर देखो सिर्फ जल के मोल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर 2 जल हैं, पहले हम कुल के लिए निकाल लेंगे और फिर सिर्फ जल के लिए जब हम बात करेंगे तो 2 से गुणा हो जाएगा। पहले हम मोल पूरे निकाल लेंगे इसके, है ना, पूरे के लिए हमें दिया गया है हाँ, तो ये एक अणु BaCl2 के लिए इतना जो है हमारा BaCl2, और ये हमारा क्या है H2O 2H2O, ठीक है ना, 2H2O के लिए हमारा इतना जो है आया है हमारा मोल। तो 2 मोल जो हमारा है ना, 2 मोल आया है, तथा 2 अणु के लिए कितना हो जाएगा, एक एक अणु के लिए इतना 2 मोल आया है, तो हमारा 2 अणु यानी 2 अणु H2O के लिए कितना, 2 गुणा 2 यानी 4 मोल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2 मोल Na4 और ब्रैकेट Fe और CN6 ब्रैकेट में सोडियम परमाणु, है ना, सोडियम परमाणु की संख्या है। तो यहाँ पर सोडियम परमाणु की संख्या निकालनी है, ठीक है ना, मोल दिए गए, अब संख्या निकालनी है सोडियम। पहले हम कुल उसकी संख्या निकाल लेंगे, है ना, 2 मोल दिए गए, मोल से हम क्या निकाल लेंगे, अच्छा मोल दिए गए। अब यहाँ पर हमें कह रहा है कि तथा Na4 में 4 आयन हैं, ठीक है ना। तो 4 आयन के लिए मतलब Na4 की मोल की संख्या निकल गई 8। अब हमें पता है कि अणु बटे में क्या होता है, अणु संख्या होती है, मोल बटे बराबर अवगाद्रो संख्या इज इक्वल टू मोल होता है। तो मोल को जब हम गुणा कर देंगे किससे, अवगाद्रो संख्या से, तो हमारे अणु संख्या निकल आएगी। तो मतलब सिंपल हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। 4 Na के लिए, तो 4 आयन के लिए हम ये कर देंगे, और फिर परमाणु की संख्या निकालनी है तो हम उसको अवगाद्रो संख्या से मोल को गुणा कर देंगे। अब CO2 का द्रव्यमान जिसे 20 ग्राम ऑक्सीजन के साथ इस प्रकार मिलाया जाना चाहिए कि परिणामी मिश्रण के नमूने के 27 ml में प्रत्येक गैस के अणुओं की संख्या बराबर हो। यानी CO2 का द्रव्यमान, है ना, जिसे 20 ग्राम ऑक्सीजन के साथ इस प्रकार मिलाया जाना चाहिए कि परिणामी मिश्रण के नमूने के 27 ml के प्रत्येक गैस के अणुओं की संख्या बराबर हो। यानी कि ये कह रहा है कि 20 ग्राम ऑक्सीजन में ये जो CO2 है, ये दोनों क्या है, आपस में अणुओं की संख्या यानी बराबर दे रखी है ना। तो 20 ग्राम उस पर O2 पर
ये जो है N जो CO2 की संख्या है और NO2 अणुओं की दोनों की संख्या बराबर है। तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे, फिर जो जो चीज़ें कट रही है वो काट देंगे। और हमें पूछा क्या है, हमें अणुओं की संख्या ही पूछी गई है कि तो ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या पूछी गई, तो हम ओ जो है भार पूछे गए क्या? अच्छा हाँ, CO2 का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान पूछा गया CO2 का, तो हमें भार दिया गया ऑक्सीजन का, तो हम इससे जो है मदद लेकर हम ऑक्सीजन का जो भार है वो निकाल लेंगे और CO2 का, ठीक है ना। अब आगे है कि पानी के एक अणु का द्रव्यमान होगा, तो पानी के CO2 में Na अणु का द्रव्यमान क्या होता है, 18 ग्राम, ठीक है ना। तो एक अणु के लिए H2O के क्या हो जाएगा, 18/Na हो जाएगा। तो इससे हमारा आंसर, एक त्रिपरमाणविक गैस के 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है। देखो एक त्रिपरमाणविक गैस है, ठीक है ना, जिसमें हमें परमाणुकता कितनी दे रखी, 3 दे रखी है। 0.1 मोल परमाणु की संख्या क्या होगी, हमें पता है मोल गुणा में परमाणुकता से हम क्या निकाल सकते हैं, परमाणु की संख्या। तो बस आ गया हमारा। अच्छा, परमाणु संख्या, हाँ अणुओं की संख्या, अच्छा अणुओं की संख्या गुणा में परमाणुकता, मोल नहीं। तो हमें अणुओं की संख्या किस तरह हम प्राप्त कर सकते हैं, हमें पता है मोल गुणा में एवोगाद्रो संख्या होती है, तो उससे हम आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना। अब यहाँ पर निम्न में किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम है, तो अधिकतम निकालने के लिए हमें एक चीज पता है कि संख्या अधिकतम किसमें होगी, जिसमें जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सबसे कम होगा, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम किसका यहाँ दिख रहा है, 8 ग्राम का दिख रहा है, ठीक है ना। ओ हाइड्रोजन का दिख रहा है जो कि 2 दिया गया है, ठीक है। और सबका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है, तो इससे भी हम देख सकते हैं, वरना हम सॉल्व भी कर सकते हैं। अणुभार जो हमारा भार बटे में अणुभार गुणा अवगाद्रो संख्या जब हम कर देंगे तो हमारा N हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे है हमारा कॉन्सेप्ट मूल अनुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होता है। देखो मूल अनुपाती सूत्र वो होता है जो यौगिक का सरलतम सूत्र होता है, मूल आणविक सूत्र वो होता है जो यौगिक का वास्तविक सूत्र होता है, जैसे कि ग्लूकोज है, ठीक है ना, उसका C6H12O6 तो आणविक सूत्र वास्तविक हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सरलता हम इसको करेंगे रेशियो में, तो 1:2:1, यही जो चीज़ है ये हमारी क्या है, मूलानुपाती सूत्र है जो सरलतम होता है। अब इसको सॉल्व करने का पहला मेथड है कि क्वेश्चन में अगर परसेंटेज दी गई है तो उसको हम कैसे करते हैं, पहले हम तत्व देखेंगे, फिर उसकी प्रतिशत मात्रा कितनी कितनी है, उस प्रतिशत मात्रा को हम उसके परमाणु भार से हम डिवाइड कर देंगे, फिर जो आएगा हमारा आंसर उसमें से जो अनुपात आएगा वो छोटे जो अनुपात होंगे उसका आपस में डिवाइड करके हम रियल अनुपात जो मूल अनुपाती सूत्र है वो पता लगाएंगे, यानी कि जो सरल अनुपात है वही यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र होगा। और आणविक सूत्र आप कैसे पता लगाएंगे, वो होता है मूलानुपाती सूत्र गुणा में n। अब n की वैल्यू क्या आती है, हमें भार दिया गया होगा, आणविक सूत्र भार दिया गया होगा जिसे हम हाँ यही बोलते हैं, और बटे में मूल अनुपाती सूत्र भार कर देंगे, यानी हम जो हमारा मूल अनुपाती सूत्र है उसका भार निकाल के उसका डिवाइड कर देंगे आणविक सूत्र से, हमारा n आ जाएगा, फिर जो n आया उसको गुणा कर देंगे मूल अनुपाती सूत्र से। अब दूसरा मेथड ये है कि अगर मान लो हमें क्या दिया गया हो, अनुपात में दी गई है, तो अगर हमें अनुपात में दिया गया भार जैसे दिया गया है, ठीक है ना, उससे हमें पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, मोल निकालें। मोलों का अनुपात ही क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र होगा, तो तत्वों के मोलों का अनुपात मूलानुपाती सूत्र को दर्शाएगा। जैसे क्वेश्चन है कि 54% कार्बन, 9.2 हाइड्रोजन, 36.6% ऑक्सीजन है, मोलर द्रव्यमान जो है वो दिया गया है 132। तो आणविक सूत्र कैसे, देखो भाई कार्बन दिया गया उसको उसके आणविक द्रव्यमान से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, उसका जो प्रतिशत दिया गया है, इससे हाइड्रोजन इस तरह ऑक्सीजन, तो हमारा 241 आएगा। यही 241 जो हमारा आया है, यानी कि जब हम छोटी संख्या को आपस में डिवाइड कर देंगे उसको, तो जो 241 जो है ये हमारा मूलानुपाती सूत्र है। अब n के लिए हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, उसके मोलर द्रव्यमान से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 3 आ जाएगा। आणविक सूत्र जो n से गुणा कर देंगे मूलानुपाती सूत्र, तो आणविक सूत्र हमारा निकला है C6H12O3। अब एक धातु m के ऑक्साइड में भार के अनुसार 40% ऑक्सीजन है, धातु m का परमाणु भार 24 है, तो ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो हमें दो दिए गए, एक तो हमारा क्या है m है और एक हमारा क्या दिया गया ऑक्सीजन है। तो हमें किसका दिया गया है, ऑक्सीजन का दिया गया है, तो 100 में से माइनस करेंगे 40 का, तो 60 हमारा m का दिया गया है। अब उसका भार भी दिया गया है दोनों का, तो हम क्या कर, अच्छा आणविक भार m का दिया गया 24 और उसका तो ऑक्सीजन का तो 16, तो हमारा 1 आएगा, m हो जाएगा ये, ठीक है ना इसका जो।
अब एक यौगिक का विश्लेषण करने पर आयोडीन और ऑक्सीजन 254:80 के भारानुपात में पाई गई यौगिक का सूत्र है। अच्छा, तो यहाँ पर हमें देखो ये सारी चीज़ें अनुपात में दी गई है, तो हमें भार दिया गया है ना, अणुभार हमें पता है आयोडीन का, और किसका दिया गया, ऑक्सीजन का। तो हम उससे आपस में अनुपात करके मोल निकाल कर हम मूल अनुपाती सूत्र जो है ज्ञात कर लेंगे, वो आएगा I2O5 आएगा। इसी तरह से क्रोमियम और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या क्रमशः 4.8 गुणा 10⁻10 और 9.6 गुणा 10⁻10 है। इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पर हमें क्या दिए गए, परमाणु की संख्या दी गई है, ठीक है ना, n दिया गया है। हम एन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा मोल आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मूलानुपाती सूत्र आ जाएगा। अब क्वेश्चन है कि पूर्ण दहन करने पर एक कार्बनिक यौगिक का जो X है ना, पूरा कार्बनिक यौगिक X है, उसका भार दिया गया 1.06 है। तो वो बन जाएगा CO2 और H2O में जब हम दहन करते हैं तो CO2 1.46 ग्राम और H2O हमारा 0.567 ग्राम प्रदान करता है। तो यौगिक का जो मूल अनुपाती सूत्र है X का, वो क्या होगा? तो हमें दोनों के जो है CO2 और H2O का भार दिया गया है, ठीक है ना। अब हम इसका क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे, ठीक है ना। तो किस तरह हम मोल निकालेंगे, देखो अच्छा, हमें किसका निकालना है, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों का निकालना है। तो CO2 हमें दिया गया अलग, H2O करके अलग दिया गया है, ठीक है ना। और उस X का जो यौगिक है, जो हमारा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसका निकालना है हमें मूलानुपाती सूत्र क्या था। तो हम CO2 का भार दिया गया, तो उसका जब हम भार से अणुभार करके हम जब उसका मोल निकालते तो CO2 के लिए आए, एक CO2 के लिए, तो एक CO2 के लिए इतना मोल है, कितना निकाला हमारा, 0.033। तो एक कार्बन के लिए कितना होगा, एक CO2 के लिए इतना है, तो एक कार्बन के लिए भी इतना ही मोल होगा। तो हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें आगे जाकर निकालनी होगी। देखो पहले तो हम ये सॉल्व करते हैं, H2O में भी इसी तरह करेंगे कि इसका मोल निकालेंगे भार बटे में अणुभार से। तो एक H2O के लिए, एक मोल H2O के लिए इतना हमारा 0.031 मोल आया है। तो हमारा अब हम निकाला हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन मोल के लिए, दो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, दो गुणा इसको इतना कर देंगे तो इतने मोल आ जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर अब मसला आता है किसका, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें कुल जो यौगिक दिया गया है उसका भार है 1 ग्राम, उसको जब हम माइनस कर देंगे इन दोनों के ग्राम भार से, ठीक है ना। अब इन दोनों का ग्राम भार निकालना पड़ेगा, कार्बन की मात्रा और हाइड्रोजन की मात्रा, यानी उनका भार जो हमें दिया गया। तो भार हम कैसे निकालेंगे, हमें मोल पता है, ठीक है ना, दोनों के। अब मोल को जब हम, है ना, क्या कर देंगे, ये मोल गुणा में क्या था, भार बटे में अणुभार होता है। तो अणुभार से जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, उसका जो है भार आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर कार्बन का जो अणुभार होता है 12 होता है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर इसकी जो कार्बन का भार है, वो मात्रा है, वो पता लग जाएगी, 0.396 हो जाएगा। इसी तरह से हमें हाइड्रोजन के मोल पता है, उसको जो अणुभार से कर देंगे, एक ही होता है उसका अणुभार, तो 0.062 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्या है कि जब हम इसको प्लस कर देंगे और एक जो पूरा यौगिक माइनस कर देंगे तो हमारे ऑक्सीजन का भार आ जाएगा। जब ऑक्सीजन का भार आ गया, उसको बटे में अणु भार कर दो और फिर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, यानी मोल हमारे आ जाएंगे। अब तीनों को मोल के रेशियो निकाल लो तो वो हो जाएगा 1:1:2। तो यही हमारा क्या है, मूलानुपाती सूत्र है। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2 है। और इसका जो मूलानुपाती सूत्र भार पूछा है तो हम प्लस कर देंगे, 12, 2 और 8 8 16, 16 12 और 30 आ जाएगा हमारा ग्राम। अब यौगिक ए में 8.7% हाइड्रोजन है और इतने प्रतिशत कार्बन, तो नाइट्रोजन। यौगिक का अणु सूत्र है, यानी निकालना है। तो यौगिक का मोलर द्रव्यमान दिया गया है, अणु सूत्र पूछ रहा है, तो ये तो आसान है ना, ये भी हम आराम से कर लेंगे। अब क्वेश्चन है कि लोहा 2 ऑक्साइड बनाता है। यदि लोहे के समान द्रव्यमान के लिए पहले ऑक्साइड में संयुक्त ऑक्सीजन का द्रव्यमान दूसरे ऑक्साइड में संयुक्त ऑक्सीजन के द्रव्यमान का 2/3 है, तो पहले और दूसरे ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता का अनुपात क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है, पहले और दूसरे ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता का अनुपात। संयोजकता का अनुपात यानी ये हमें पूछ रहा है बैलेंस, है ना। बैलेंस जो होगी हमारी, वैलेंसी दोनों की अनुपात में VF1 बटे में VF2 की क्या होगी। तो पूछ क्या क्या कह रहा है, जैसे आयरन है, 2 ऑक्साइड बना रहा है, एक ऑक्साइड एक, एक ऑक्साइड 2।
तो दोनों ऑक्साइड में एक जो है हमारा दूसरा जो ऑक्सीजन है ना, वो पहले वाले का 1/3 है। तो और ये भी याद रखना कि दोनों आयरन जो है उनके भार WW हैं, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सीजन का भार क्या अलग अलग है, एक पहले वाले का जो है 2/3 है दूसरे का, ठीक है ना। तो 2/3 x हो जाएगा एक पहले वाले का ऑक्सीजन का भार, और दूसरे वाले का सिर्फ हमने x मान लिया। तो अब हम दोनों को देखो ऑक्साइड एक में जब हम तुल्यांक निकालेंगे, क्योंकि तुल्यांक से हमें क्या निकालेंगे, वैलेंस, जो हमारी वैलेंसी वो पता लगेगी, ठीक है ना, संयोजकता पता लगेगी। तो मोल गुणा में क्या आ जाएगा, संयोजकता, वो होता है हमारा तुल्यांक Fe का, और O2 का तुल्यांक, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना आपस में। Fe का तुल्यांक ऑक्साइड 1 में बराबर हमने किसके रख रखा है, ऑक्सीजन के तुल्यांक के। तो वो हमने कर दिया यहाँ पर। तो वो हो जाएगा मोल गुणा में ये हो जाएगा किसके लिए, वैलेंस VF जो हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा। इन दोनों को बराबर है। अब इसी तरह ऑक्साइड को निकाल लेंगे, इन दोनों की मात्रा हमें दी गई ना भार बटे में। तो Fe की जो अणु भार है वो कितना दिया गया है, 56। तो इससे मोल हम निकाल लेंगे। और VF1 हमें आयरन है, और VF हमारा क्या, ऑक्सीजन हमने माना। इसी तरह ऑक्साइड 2 का भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। मोल गुणा में क्या हो जाएगा, तुल्यांक Fe के और इसके तुल्यांक बराबर कर देंगे। यहाँ पर VF2 मानना है, ठीक है ना। वो ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन बराबर है किसमें, वैलेंसी में। तो ये आपस में जो है बराबर रहेंगी। अब जब इन दोनों को बराबर कर देंगे तो जो चीज़ें कट रही है वो आपस में काटने के बाद हमारा वैलेंस VF1 बराबर किसके हो, 2/3 बराबर VF2 के। तो VF2 को इधर ले लिया, तो यानी VF1 बटे में VF2 बराबर किसके आ गया, 2/3 के। अब कॉन्सेप्ट 10 वही औसत परमाणु भार अणुभार है, कि जब हम किसी भार को, है ना, उसकी जो पर्यायिकता है पाए जाने की, उससे हम गुणा करते हैं। M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 हम करके बटे में, है ना, क्या करेंगे हम उसमें जो क्या नाम है, कुल जो पर्यायिकता है, जो 100 होगी, कितनी भी होगी, तो उसको हम जोड़ देंगे, उसका जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा परमाणु भार, औसत परमाणु भार द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक गैसीय मिश्रण में आयतन के अनुसार 70% N2 और 30% अज्ञात गैस है। यदि गैसीय मिश्रण का औसत आणविक द्रव्यमान 37.60 है, तो अज्ञात गैस का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो हमें क्या क्या चीज़ें दी गई है, हमें आयतन दिया गया है ना, N2 का, और अज्ञात गैस का, ठीक है ना। और यदि गैसीय मिश्रण का औसत द्रव्यमान हमें दिया गया है, तो ये हम औसत द्रव्यमान इज इक्वल टू में ये कर देंगे 7 गुणा में N2 का जो आणविक द्रव्यमान है वो 28 होता है, अज्ञात गैस का नहीं पता, वही हमें जो इसका निकालना है आणविक द्रव्यमान, उसको हम x मान लेंगे। तो जो हम x मान के जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक गैसीय मिश्रण में आयतन के अनुसार 40% H2 और 60% हीलियम है। ऐसे मिश्रण के 10 ग्राम में गैसों के कुल मोलों की संख्या कितनी होगी। देखो भाई, हमें क्या क्या चीज़ दी गई कि आयतन के अनुसार 40% तो हमें दिया गया है, और 10 ग्राम में गैसों के कुल मोलों की संख्या कितनी होगी। तो हमें भार दिया गया है, मोल पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें हमें पता है भार बटे में अणु भार, जब हम करेंगे मोल आ जाएगा। अणु भार यही हमारा क्या होता है, जो हमारे परमाणु अणु की भार की संख्या होती है वही अणु भार होती है। तो जब हम उसको निकाल लेंगे, है ना, दोनों को, तो जब हम इसके बटे में अणु भार कर देंगे तो हमारा मोल आराम से आ जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन क्या है, देखो आगे है कि यदि Cl35 की प्रकृति में पाए जाने की संभावना 75% है तथा Cl37 के प्रकृति में पाए जाने की संभावना 25% है, तो Cl का औसत परमाणु भार क्या होगा। तो यहाँ पर इसके परमाणु भार 35 है, उसका 37 दिया गया, 35 गुणा 75 हो जाएगा, प्लस 37 गुणा 25 हो जाएगा, बटे में क्या है इनके 100 है। तो इसकी प्रायिकता हमें Cl की पता लग जाएगी। इसी तरह से एक तत्व M जिसका औसत परमाणु भार जो है इतना गया, तथा M के 2 समस्थानिक दिए गए, ठीक है ना। तो M50 के प्रकृति में पाए जाने की संभावना कितनी, औसत परमाणु भार पता है, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या नहीं पता है कितनी प्रायिकता है किसकी, M50 की, ठीक है ना। तो हम उसको क्या मान सकते हैं, देखो हम 50 इस दोनों की नहीं पता है, तो हम उसको क्या करते हैं 50 गुणा x कर देंगे उसकी प्रायिकता, प्लस 52। अब उसको x माना है तो इसको क्या मानेंगे, 100 माइनस x मानेंगे, ठीक है ना। बटे में 100 हो जाएगा कुल हमारी जो प्रायिकता है। तो ये जब हम निकालेंगे तो हमारा जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 15%। अब कॉन्सेप्ट 12 आ गया हमारा वाष्प घनत्व तथा अणु भार में संबंध। वाष्प घनत्व क्या होता है
कि समान ताप और ताप पर किसी गैस वेपर डेंसिटी का घनत्व व H2 गैस का घनत्व का अनुपात उस गैस का वाष्प घनत्व होता है। यानी समान ताप STP पर जब हम किसी गैस का घनत्व देखते हैं तो वो होता है किसके बटे में, H2 गैस के घनत्व के। तो ये हमारा हो गया वाष्प घनत्व। अब ये घनत्व होता है क्या, भार बटे में आयतन होता है। तो ये हो जाएगा गैस का भार बटे में गैस का आयतन, और इधर हो जाएगा गैस का भार और ऊपर चला जाएगा H2 गैस का भार और ऊपर चला जाएगा H2 गैस का आयतन। अब हमें पता है STP पर दाब और दाब समान है तो आयतन जो हो जाएगा वो आपस में कट जाएगा क्योंकि आयतन समान होगा। तो यहाँ पर गैस का भार बटे में क्या बचा, H2 गैस का भार बचा। अब यहाँ पर हमें पता है गैस का भार हमने मान लिया मॉलिक्यूलर वेट है और H2 गैस का भार 2 होता है तो मॉलिक्यूलर वेट बटे में 2 हो गया। तो हमारा वेपर डेंसिटी किसके बराबर आ गया और मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर आ गया, 2 गुणा वेपर डेंसिटी के। ठीक है ना, ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब अणुभार और आयतन में संबंध हमें याद रखना है कि अणुभार जो होता है किसी भी गैस का वो बराबर किसके होता है, वो होता है बराबर STP पर 22.4 लीटर के। तो ये चीज़ हमें जो है याद रखनी, 22.4 लीटर के किसी भी गैस का जो आणविक भार है वो इतना होता है 22.4। अब क्वेश्चन है कि एक एटीएम और 0 डिग्री सेल्सियस पर मीथेन और इथेन का सममोलर मिश्रण का घनत्व, सममोलर मिश्रण की दोनों मोल बराबर है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। ठीक है ना, हमें पी दिया गया है, एक एटीएम है, टेम्परेचर 0 डिग्री यानी केल्विन 273, ये हमने कर लिया। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, घनत्व पूछ रहा है। हमें पता है कि मिश्रण का घनत्व जो बराबर होता है वो किसके होता है, वो बराबर होगा हमारा मिश्रण का औसत भार बटे में मिश्रण का आयतन। ठीक है ना, भार बटे में आयतन घनत्व होता है ना, तो वही हमने यहाँ कर दिया। अब हमें क्या पता लगाना, औसत भार पता लगाना है और हमें आयतन पता लगाना है। तो हम भार कैसे पता लगा लेंगे, भार हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें CH4 और C2H6 जो है हमारा मीथेन और एथेन दिया गया है उसका हम अणु भार निकाल लेंगे, है ना। अणु भार निकाल लिया। अब जब हम भार निकाल लिया उन दोनों का प्लस करके, ठीक है ना, और जब हम इन दोनों का क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा औसत भार निकल आएगा 23। अब हमें पता है मिश्रण का आयतन जो होता है यानी V जो होता है वो STP पर क्या होता है 22.4 होता है गैस का। तो हम क्या कर देंगे 23 बटे में 22.4 से अब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा घनत्व आ जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन है, यदि वायु के सापेक्ष पारे के वाष्प का घनत्व दिया गया है तो पारे के वाष्प अणुओं में कितने परमाणु होते हैं, वायु का औसत द्रव्यमान 29 ग्राम प्रति मोल है। तो हमें क्या चाहिए, हमें पारे का जो घनत्व है वो वायु के सापेक्ष यानी हमें DHG जो डेंसिटी है वो बटे में D एयर के दिए गई है 6.92। अब हमें एयर की जो है वो दिए गया है, हमें औसत यानी द्रव्यमान 29 ग्राम दिया गया है। अब हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है कि पारे में कितने परमाणु हैं, तो n की वैल्यू पूछ रही है। तो यहाँ पर हमें पता है, पहले तो हम ये चीज़ हम देख लेंगे कि यहाँ पर डेंसिटी जो होगी, है ना, वो किसके बराबर होगी। यानी हमें दिया गया DHG बटे में D एयर 6.92। ये क्या होता है, ये होता है हमारा HG का भार बटे में HG का आयतन इंटू में एयर का भार और ऊपर चला जाएगा एयर का आयतन। हमें पता है STP पर ये बराबर होता है आयतन, तो ये आयतन से आयतन कट जाएगा। यानी हमें क्या क्या चीज़ें दी गई है, हम यहाँ से भार निकाल लेंगे जो कि हमारा क्या हो जाएगा, भार दिया गया हमारा एयर का, एयर के भार से जब गुणा हो जाएगा हमारा जो हमारा अनुपात में दिया गया उसका, तो हमें हमारा भार जो है HG का वो पता लग जाएगा। अब जब हमें भार पता लग गया है, ठीक है ना, तो हम अणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे। यहाँ पर मोल हमें पता, अणु भार क्या होता है HG का वो हमें पता नहीं, वो जो दिया गया हमें 200, तो भार बटे में अणुभार कर देंगे, मोल आ जाएगा। तो यही जो हमारा है, और मोल यानी एक परमाणविक गैस है ना HG, तो जब हम एक परमाणुकता से गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक हमारा जो आंसर है इसका परमाणुकता। तो अब लास्ट हमारा क्या क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस के नमूने में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु जो है 6000:1 के रूप में उपस्थित है। ऐसे नमूने के 3 ग्राम में उपस्थित ड्यूटेरियम, है ना, ड्यूटेरियम के न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो हमें एक हाइड्रोजन दिया गया है ना, और एक हमें क्या दिया है, ये ड्यूटेरियम है। ठीक है, ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम हमें दिया, हाइड्रोजन का परमाणु जो है हमें 6000 है और ड्यूटेरियम का 1 है।
अच्छा, हमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछी। न्यूट्रॉन की संख्या होगी किस पे? हाइड्रोजन में जब उसका A माइनस जेड हम करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 क्या क्या हो जाएगा हमारा? ज़ीरो हो जाएगा। और जब हम A माइनस उसका करेंगे ड्यूटेरियम का जेड, तो हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1। यानी न्यूट्रॉन की संख्या किसकी होगी? सिर्फ ड्यूटेरियम की होगी, ये हमें याद रखना है। अब पहले हम देखेंगे जो सैंपल में हमें चीज़ें दी गई है ना, उसका हम क्या निकालेंगे? भार निकाल लेंगे। तो हमने भार निकाल लिया, ठीक है ना। तो वो कितना बैठ रहा है? वो हमारा आ रहा है 1 ग्राम के बराबर, ठीक है ना, एवरेज जो हमारा भार है। अब हमें सैंपल जो दिया गया है उसका भार, ऐसे नमूने का जो भार है, ठीक है ना, वो हमने दिया गया है 3 ग्राम, ठीक है ना। अच्छा, हमने अणुओं का जो हमें जो वो औसत द्रव्यमान है वो अणुओं की संख्या होती है, अणुभार होता है, ठीक है ना। तो हमने अणुभार पता लगा लिया और भार हमें दिया गया है, ठीक है ना। तो हम उससे क्या निकाल देंगे? हम उसके कुल अणुओं की संख्या निकाल लेंगे, जो 3Na हो जाएगी कुल परमाणु की संख्या। लेकिन हमें सिर्फ क्या है? हमें निकालना है ड्यूटेरियम, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे? कुल हमारे जो परमाणु है वो कितने हैं? 6001 है, ठीक है ना। उसमें केवल एक परमाणु किसका? ड्यूटेरियम का। तो 1/6 जो हमारा ये है हमारा असल में ड्यूटेरियम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसको गुणा कर देंगे 3Na से, तो हमारा ये आ जाएगा ड्यूटेरियम ये 3 गुणा 20 हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, कुल न्यूट्रॉन जो होंगे वो भी वही चीज़ हो गया, 1 से और गुणा कर दो, है ना, यानी कि कुल एक ही तो है। तो ये हमारा आ जाएगा ड्यूटेरियम, और कुल के लिए वही एक ही तो है न्यूट्रॉन, तो 1 से गुणा कर दो तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो अभी हमने इतनी चीज़ देखी।